हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक हो और मैं बता दूं कि मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 6 के साथ। और केस स्टडी नंबर 6 हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा केस स्टडी डाइजेस्ट का, कि हम पहले सबसे पहले एमसीक्यूज़ रीड करेंगे और उसमें से जो रिलेटेड टू द केस स्टडी होगा उसको वहाँ जाके वो वाला पैराग्राफ रीड कर लेंगे, जिससे कि जो वैल्यू एडिड वाले पार्ट हैं वो हम रीड कर लें और बाकी के ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएं। ठीक है, आपके लिए मैं पहले से ही रीड करके बैठा हुआ हूँ जिससे कि हमें टाइम ना लगे। ठीक है, अभी वीडियो बड़ी ना हो पाए, इसीलिए उसको फोकस करते हुए हम ध्यान से फिर से इसको रीड करते हैं और फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कहता है। सिंस द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन द कारपेट एरिया इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू करेक्टली मेजर द सेम। व्हाट शैल बी द कारपेट एरिया ऑफ 3 BHK फ्लैट इन निर्मल आवास। तो इसको पढ़ के हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो कारपेट एरिया के बेसिस पे जो होता है प्राइस होता है, रेरा के अंदर हमने पढ़ा भी था कि जो प्राइसिंग होता है हमारा फ्लैट का वो कारपेट एरिया के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में 3 BHK फ्लैट की डिटेल्स गिवन होगी और हमें कारपेट एरिया निकालना है। तो कारपेट एरिया निकालने के लिए जब भी अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैंने आपको कारपेट एरिया की डेफिनेशन बताई थी, जो पेज नंबर आपको 2.16 पे मिल जाएगी ऑफ द बुक। ठीक है, अगर आप 2.16 पे ऑफ द बुक पे जाओगे तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो उसको आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं डायरेक्टली उस पार्ट पे आता हूँ जहाँ पर हमें 3 BHK की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये वाला पार्ट है जहाँ पर बोला गया 3 BHK अपार्टमेंट है जिसमें 1200 स्क्वायर मीटर्स हैं। तो हमारे पास 1200 स्क्वायर मीटर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो 1200 स्क्वायर मीटर्स मैंने लिख लिया है। क्या है? 1200 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, इसके बाद कहता है इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है एक्सटर्नल वॉल्स एंड इंटरनल पार्टीशन। जब आप डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल वॉल्स जो होता है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनल पार्टीशन को कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कारपेट एरिया। तो इसका मतलब इंटरनल पार्टीशन को तो माइनस नहीं करना है, लेकिन एक्सटर्नल वॉल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 3% माइनस करना पड़ेगा किसका? ग्रॉस एरिया का, मतलब 1200 का। तो 1200 का अगर मैं 3% निकालता हूँ तो आता है 36, तो मैं 36 इसमें से माइनस कर दूंगा। उसके बाद क्या कहता है कि एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग बालकनी, बालकनी का एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है कारपेट एरिया में, वो भी एक्सक्लूड होता है। तो 24 भी माइनस कर दूंगा। उसके अलावा ओपन टेरेस एरिया को भी कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको भी माइनस कर दूंगा, तो 40 भी माइनस हो जाएगा। तो जब ये सारे माइनस हो जाएंगे उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्योंकि टेरेस एरिया उसके बाद खत्म हो जाता है। तो उसके बाद तो हमारा आता है 1100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1100 स्क्वायर मीटर जो होता है इसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 1100 स्क्वायर मीटर गिवन है क्या। तो यस, 1100 स्क्वायर मीटर गिवन है और इसका आंसर सी हो गया। खत्म हो गई बात। दूसरा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द बाय द बैंकर टू TIL विद रिस्पेक्ट ऑफ सीकिंग ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या नहीं होगा। तो इस वाले MCQ को पढ़ के ऐसा लगता है ये MCQ इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं हम। इस MCQ को समझ ही नहीं आता कि ये फेमा के प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है या पामला के प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है या कौन से चैप्टर के प्रोविजंस के बारे में बात करता है। तो डायरेक्टली हम उस वाले पेज पे चलते हैं जहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, फटाफट से आते हैं और हम चलते हैं कि कहाँ पर ये बात लिखी हुई है और उसको रीड करते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं पेज नंबर 6.2 पे आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक विद हुम TIL, जिसके साथ मेंटेन करके रखा हुआ EFC अकाउंट, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है प्रीवियस ट्रांजेक्शंस की। किससे? इससे, TIL से। ठीक है, क्योंकि नीचे भी ये लिखा हुआ था बैंक ने इन्फॉर्मेशन मांगी है TIL से एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के बारे में। और एक्सपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई है अंडर द फेमा। ठीक है, जो उसने करी है अंडर द फेमा, तो उसके बारे में डिटेल्स उससे मांगी गई है। तो कहता है TIL को है उसे इरिटेटिंग लगा कि यार ये क्यों बार बार इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो बैंकर ने उसको इन्फॉर्म किया कि हम एनहेंस ड्यू डिलिजेंस लगा रहे हैं। और अगर आपको याद होगा पामला के प्रोविजंस जब हम समझ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बोला भी था कि एनहेंस ड्यू डिलिजेंस करके एक सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 12A शायद से। ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ करते हैं। अगर आप पेज नंबर 4.18 ऑफ पामला, जो चैप्टर है हमारा पामला 2002, वहाँ पर अगर आप पेज नंबर उस पे जाते हैं 4.8 पे, तो वहाँ पर 4.18 पे तो वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है। तो जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर एक्सपोर्ट वाली बात नहीं लिखी हुई है। तो कहता है कौन सी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन जो हमारी हाई वैल्यू की एक्सपोर्ट और रेमिटेंस होते हैं वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आपको ये वाली बात दिख जाएगी कि ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज इज द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स इज द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, बट हाई वैल्यू एक्सपोर्ट और रेमिटेंस इज नॉट द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन फॉर द एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस बाय द बैंक। सो इट इज द आंसर। द आंसर इज सी। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। कहता है व्हाट शैल बी द लीगल वैलिडिटी ऑफ द नोटिस इशूड टू मिस्टर मिश्रा बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर। तो अगर एक मिस्टर मिश्रा थे जिनको इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एक नोटिस भेजा था, और क्यों भेजा था वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 6.2 पे अगर हम आते हैं तो पेज नंबर 6.2 में पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 में ये बात लिखी हुई है। कहता है मिस्टर एंड मिसेज अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए
अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा ने एक क्लब ज्वाइन किया था और वो उसके मेंबर बन गए थे। इंडिविजुअल मेंबर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंस वगैरह वगैरह, ये सारे मेंबर्स बन गए थे। उसके बाद वो किटी पार्टीज़ वगैरह जो होती थी वो सब ठीक थी, और वो कमेटी के पार्ट भी थे, ठीक है, जो भी कमेटी थी उसकी वो पार्ट भी थे। इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव था, एविडेंस अवेलेबल था टू हिम दैट सच प्रॉपर्टी जो थी, वहाँ प्रॉपर्टी एक थी जो हमारी बेनामी इन नेचर थी, एंड हैंस इशूड अ शो कॉज नोटिस एंड टू सर्व टू मिस्टर मिश्रा थ्रू पोस्ट के थ्रू करा गया एट हिज रेसिडेंशियल एड्रेस इन बुधनी। मिस्टर मिश्रा थॉट ही इज़ अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन परहैप्स, तो उसको एसोसिएशन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर है एसोसिएशन का, उसको नोटिस नहीं मिलना चाहिए था। तो गलत बात है, क्योंकि मिस्टर मिश्रा को गलत लग रहा है, क्योंकि जब आप पीवीटी एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर बोला गया है जितने भी बंदे इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको नोटिस भेजा जा सकता है, और नोटिस कुरियर के थ्रू भी भेजा जा सकता है, पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है, ईमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, कैसे भी इन हैंड करके कैसे भी दिया जा सकता है, और उसके ऊपर प्रोविजंस जो होते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से काम भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है वो मेंबर था एसोसिएशन का, इसलिए जो नोटिस भेजा गया वो वैलिड है। तो वैलिड because Mr. Mishra is the member of association and notice can be served through post, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर वो बेनामी का शक होता है अथॉरिटी को तो ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अल्टरनेटिव अवेलेबल विद टीआईएल टू पार्क द फंड अब्रॉड। मतलब टीआईएल क्या करना चाहता था, कुछ पैसे थे जो वो बाहर से लेना चाहता था। मैं आपको अगर वो वाला पैराग्राफ पढ़ा दूं तो इसके अंदर कुछ नहीं है। कहता है कि टीआईएल इज प्लानिंग टू रेज द फंड्स थ्रू ईसीबी। टीआईएल फिगर्स आउट दैट कि वो 3 मंथ्स का गैप आएगा, उस पैसे को पार्क कर देता है, तब तक वो पैसे को पार्क करना चाहता है लंदन में। तो अगर आप ईसीबी की जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के जब आप प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट था पार्किंग ऑफ मनी, तो पार्किंग ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आप उसको आप पढ़ते हैं तो आपको इजीली आंसर उसका भी मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और पेज नंबर 5.44 पे है, और उसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर आप रीड करोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आप किस में पैसा नहीं लगा सकते, तो वहाँ यही बात लिखी हुई है, ट्रेजरी बिल्स अप टू 1 ईयर रेटेड A+ बाय फैच। मतलब आप लगा सकते हो ट्रेजरी बिल में 1 ईयर का, लेकिन AA कैटेगरी का जो होना चाहिए, AA कोटेड होना चाहिए, और यहाँ A+ लिखा हुआ है, तो इसीलिए A+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। दैट्स इट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ MCQ, व्हाट शैल बी द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट पैराग्राफ है। एक सब्सिडरीज है टीआईएल का जिसका सीआरपी चालू हो जाता है और डायरेक्टली कमेटी ऑफ क्रिएटर्स वाली बात पे आ जाते हैं। फाउंड दैट की परफॉर्मेंस जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का उसको ठीक नहीं लगता, और 73% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द कमेटी ऑफ क्रिएटर्स ने अप्रूवल दे दिया, जबकि 66% देंगे तो भी चलेगा। तो 66% देंगे तो भी चलेगा, और यहाँ तो 73% ने आरपी को रिप्लेस करने के लिए दे रखा है। यहाँ आरपी को रिप्लेस करने की बात हो रही है। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी ढंग से काम नहीं करता तो उसको भी कमेटी ऑफ क्रिएटर्स 66% ऑफ द कमेटी ऑफ क्रिएटर्स जो है वोट करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो कहता है व्हाट शैल बी द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी ऑफ क्रिएटर्स टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वैलिड है, इनवैलिड तो हो ही नहीं सकता, तो तीनों तो वैसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैलिड हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। सिक्स का ए क्या कहता है, वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज इन द प्रोजेक्ट निर्मल आवास बाय CDIL टू JSED इज लीगली वैलिड। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन नंबर 15 ऑफ द रेरा यहाँ पर डेल्ट किया जाएगा, जिसमें बोला जाता है कि हम किसी और बंदे को अपना मतलब जो हमारा जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मान के चलो ओमेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ओमेक्स कहता है कि नहीं अब मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, मैं SRS वालों को दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्या वो ऐसा कर सकता है? देखो सेक्शन नंबर 15 ऑफ रेरा कहता है कर सकता है अगर 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल ले ली, प्लस रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए अथॉरिटीज़ की, ठीक है, और इसके बारे में आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं, 3 कंडीशंस अगर पूरी हैं सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से, तो आप कर सकते हो। तो इस वाले पार्ट में अगर हमें अब केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि केस स्टडी में कहाँ लिखा हुआ है भाई ये वाली बात। तो आइए पढ़ने चलते हैं फटाफट से। 6.1 पेज नंबर पे हम आते हैं, और 6.1 पे ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, कि उसने अपने फ्लैट को उसको दे दिया। 6.1 पे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर है, यहाँ से शुरुआत है। ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन द मेजॉरिटी ऑफ द लेबरर्स जो थे निर्मल आवास में जो काम कर रहे थे वो अपने गांव चले गए, और CDIL को ऐसा लगा कि CDIL जो थी एक ऐसी जो बना रही थी, कंस्ट्रक्शन कर रही थी, उसको ऐसा लगा वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्रोजेक्ट को। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ JCED को, दैट इज़ जिग्नेश शाह एस्टेट डेवलपर्स को, क्योंकि वो एक अच्छी रिनॉन्ड नेम है और वो फटाफट से काम को पूरा भी कर देगी, ठीक है। कहता है द अलॉटीज़ जो थे 93 अपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग नायक एंड मिस्टर गौतम, 93 अलॉटीज़ ने अप्रूवल दे दिया, इसके बारे में एग्रीड कर गए। अब हमें ये पता करना है कि टोटल अलॉटीज़ कितने थे। यहाँ पर बात खत्म हो चुकी है, ठीक है, 93 अलॉटीज़ ने अप्रूवल दे दिया। आगे पढ़ लेते हैं, और उसमें नायक और गौतम जो थे उनको अलग से कोड करा गया है। क्यों किया गया है अभी हम पढ़ेंगे कि टोटल अलॉटीज़ की डिटेल्स कहाँ पर गिवन है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो 93 जो अपार्टमेंट जिनके नाम पे थे अलॉटीज़ ने अप्रूवल दे दिया, इंक्लूडिंग नायक एंड गौतम, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गिव देयर कंसेंट, 93 गिव देयर कंसेंट
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CDIL ने क्या किया, रेरा को नोटिफाई किया 30 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद रेरा को इन्फॉर्म किया गया। पहले इन्फॉर्म करना था, इन्होंने बाद में किया। तो पहली एक कंडीशन तो ये वाली दिख रही है सामने सामने की, पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, JSED इज़ विलिंग टू रीअलॉट, और वो रीअलोकेशन भी करना चाहता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो जब भी हमारे नए बंदे के पास सामान जाता है, नए बंदे के पास अगर जाता है, प्रोजेक्ट जाता है, तो उसके पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो रीअलोकेशन कर सके अलॉटमेंट का, या कुछ भी चेंज कर सके। जैसा है वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 15 में ये बात लिखी हुई है कि जैसा है वैसा ही छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी अपने हिसाब से दिमाग में लगाएगा, और उतने ही पीरियड में काम को भी खत्म करना पड़ेगा जितना टाइम टोटल अवेलेबल था पुराने वाले बंदे के पास। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हमारे को एक ही डिटेल आपको ध्यान रखनी है, क्या कि आपको जो ध्यान रखनी है और वो पढ़नी है वो ये है कि अलॉटमेंट में नंबर्स कितने थे, क्योंकि 93 ने अप्रूवल दिया। तो अपन को ये देखना है कि क्या है। कहता है अलॉटमेंट ऑफ ऑल 140 अपार्टमेंट्स वर डन ऑन, मतलब 140 अलॉटीज़ थे, ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव अलॉटीज़ विच इंक्लूडेड मिस्टर नायक, जिसमें मिस्टर नायक भी थे, ठीक है, और उनको 2 अपार्टमेंट्स मिले उनके नाम पे। तो जब भी हम सेक्शन नंबर 15 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 15 में बात लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15 में आपको लिखी हुई है। और सेक्शन नंबर 15 आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 2.40 पे मिल जाएगा ऑफ द बुक, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सिंपल सी बात, कि जब भी अगर किसी बंदे के नाम पे 2 अपार्टमेंट आ जाते हैं तो उसे अलॉटी के लिए एज अ अलॉटी सिर्फ एक ही काउंट होता है, भले ही आपने कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स ले रखे हों। आपको अलॉटी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 2/3 या कभी भी अगर कैलकुलेशन हो रही होगी तो उसके लिए आपको एक ही माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा, ठीक है। मिस्टर गौतम था जिसने 3 अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको एक ही मिला उसके नाम पे। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो 2 अपार्टमेंट्स हैं वो एक ही बंदे के नाम पे हैं, और एक अपार्टमेंट तो है ही, मतलब उसने 3 के लिए अप्लाई किया था, उसको एक ही मिला, तो बात ही खत्म। तो जब भी हमने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा तो सेक्शन 15 कहता है जितने भी अपार्टमेंट्स आपके नाम पे हो आपको एक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से ICAI ने इसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। कहता है देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला गया, बहुत ही आसान, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला गया, आपके पास अलॉटीज़ कितने थे, 140 थे, ठीक है, और आपको उनमें से कितना मानना है, उस काउंटेड करना है, रेदर देन 5 की जगह आपको कितना मानना है, उसको 2 ही मानना है, ठीक है। मतलब कहता है कि 3 उसके थे और 2 उसके थे, उन दोनों को ये टोटल हुए 5, लेकिन आपको काउंट कितना करना है, उसको एज अ 1 ही काउंट करना है, ठीक है। तो 1 + 1 ही काउंट करना है, मतलब 2 ही फ्लैट काम करने हैं, तो आपको 3 को तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो 5 - 2 अगर हम कर रहे हैं तो करते हैं तो 3 हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चाहे आपके नाम पे कितने भी फ्लैट्स हों आपको 1 अलॉटी ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके अलॉटी कितने होते हैं, 140 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 137 अलॉटीज़ हैं, ठीक है। कितने हैं, 137। तो 137 में आपका 2/3 अगर हम करते हैं तो आता है 91.33, जिसको हम 92 मान सकते हैं। और इन्होंने अप्रूवल जो दी है कितनी दी है, अप्रूवल जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 93 दी गई है। लेकिन 93 अप्रूवल वो उस हिसाब से बता रहा है जब उसने माइनस नहीं किया था, तो इसमें से हमें इसमें से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा अप्रूवल कितना है, 90। तो आपको होना कितना चाहिए था, 92, लेकिन है कितना, 90। तो इसका मतलब 2/3 की भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको रीड करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि it is also important to consider that which says the purpose the allotee irrespective of the number of apartments booked by him or booked in the name of his family, अपने नाम पे, अपनी फैमिली के नाम पे, उसे एक ही माना जाएगा, 1 अलॉटी ही माना जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, उस 3 को, मतलब आपका 5 टोटल थे लेकिन आपको तो 2 ही माना जाएगा, तो 3 को इग्नोर करना पड़ेगा। अब 3 को इग्नोर कर दिया हमने तो 140 से भी माइनस कर दिया और 93 से भी माइनस कर दिया। तो ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया था तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो ट्रांसफ़र किया गया है वो सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से नहीं किया गया है। तो आप इस केस में आप सेक्शन नंबर 15 अगर आप अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ईजिली दे सकते हो। वैसे भी अगर एक बार भी रीड कर लिया होगा तो वहाँ पर ओपन बुक है आपके पास होगा ही, तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो कंसेंट 2/3 की आपके पास नहीं थी, कंसेंट गिवन बाय अलॉटीज राइटिंग में नहीं था, और दूसरा रेरा को बाद में इन्फॉर्म करा गया जबकि पहले करना चाहिए था, तो हेंस इसके कॉन्ट्रावेंशन आपको नजर आए, ठीक है। इसके बाद 6 का बी क्या कहता है, 6 का बी कहता है वेदर JSED इज अलाउड टू रीएलोकेट, नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 15 में जो नया बंदा जो आता है वो एलोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। थर्ड, वेदर द एप्लीकेशन मूव्ड बाय JSED टू सीक एक्सटेंशन, अब JSED जो नया बंदा आया उसने क्या किया, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 15 में साफ बात बोली गई है कि जो बंदा नया जिसको अलॉट किया जाएगा, नए बंदे को, नए कंस्ट्रक्टर को, उसे उसी पीरियड में काम को पूरा करना पड़ेगा, उतने ही पीरियड में काम को पूरा करना पड़ेगा जितना पुराने वाले ने प्रॉमिस किया था। ये था हमारा खत्म। यहाँ पर ये तीनों ही क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15 से डाइट करते हैं ऑफ द रेरा, और सेक्शन नंबर 15 ऑफ द रेरा आपको पेज नंबर 2.40 पे मिल जाएगा बुक की, ठीक है। इसके बाद 7th का क्या कहता है, विद रेफरेंस टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑन गोइंग CIRP इन केस ऑफ वन ऑफ द सब्सिडीज ऑफ TIL, स्टेट योर ओपिनियन ऑन वेदर द क्रेडेंस ऑफ द NCLT इज करेक्ट। देखते हैं भाई,
ये वाला पैराग्राफ हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है? वन ऑफ द सब्सिडरीज TIL was pushed to the CIRP by the financial creditors. The decision of NCLT of admitting the application of financial creditors and appointment of the IRP was challenged on the grounds that the application of the financial creditor under section 7 of the IBC was made after the expiry. अच्छा, एप्लीकेशन आफ्टर लिमिटेशन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और उसी के अगेंस्ट में एपलेट अथॉरिटी के पास अपील करने के लिए चला गया वो बंदा कि लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल कर जाएगा, और इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल करी है फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वो आफ्टर द लिमिटेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड करी है, तो क्या वो टेनेबल होगी? तो बिल्कुल जी टेनेबल नहीं होगी। क्यों? अगर आप सेक्शन नंबर IB, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, या आपका इस तरीके से 2-4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है, बहुत बार ICA ने ग्रुप 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो देख लो इसका क्या बोला गया है कि क्या उसके ऊपर, मतलब सीधी सीधी बात, अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या IBC के ऊपर लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल करता है, तो मैं आपको बता दूं यस, सेक्शन नंबर 238A अगर आप पढ़ते हैं, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ बुक का 3.108 पे लिखा हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल करता है। अगर आपने लिमिटेशन एक्ट के एक्सपायरी के बाद एप्लीकेशन फाइल करी, चाहे आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो, चाहे आप ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो, चाहे आप कॉर्पोरेट डेटर हो, तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही आंसर होगा कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो NCLT ने फैसला दिया है केस स्टडी में वो गलत दिया है। क्यों? क्योंकि NCLT ने बोला था कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जा सकती है, नहीं करी जाएगी, आपको सेक्शन नंबर 238A को कोट करना पड़ेगा। 7th का B क्या कहता है? क्या डज इट मेक एनी डिफरेंस? अगर एप्लीकेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर ने दी, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेक्शन नंबर 238A डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर और द ऑपरेशनल क्रेडिटर और द कॉर्पोरेट डेटर। वो सिर्फ इतना बोलता है अगर लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट्स इट। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी केस स्टडी खत्म होती है ये वाली। मिलते हैं अगली केस स्टडी के साथ। जो भी केस स्टडी होगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी में आप अटके हैं तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच।